Hello everyone. In previous class, we discussed about the tonsils, esophagus and the introductory part of the stomach, right? Now, today we will continue about the stomach. स्टमक के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था दैट इज दी उसके लिए टेक्निकल टर्म हम जो यूज करते हैं दैट इज गैस्ट्रा, राइट? फिर स्टमक क्या है? इट्स द एक्सपांडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है? इट इज एक्सपांडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक्सपांडेड फॉर्म में रहता है, राइट? फिर वहीं हम बात करें किसकी? ईसोफेगस जो है, ये ईसोफेगस ओपन होती है किसमें? स्टमक में, ठीक है? ईसोफेगस ओपन होती है स्टमक में कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू। किसके थ्रू? कार्डियक स्फिंक्टर, या जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको कल बताया था कि स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड द पाइलोरस। इन एनसीईआरटी पहले ये बताया जाता था कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन अब उन्होंने भी करेक्शन किया और करेक्शंस जो आए उसमें ये डिस्क्राइब किया गया कि इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, राइट? तो ध्यान रखिएगा, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। नाउ जैसे मैंने आपको कल बताया था कि फंडस जो है इट इज एब्सेंट इन फ्रॉग। फंडस जो है ये किसमें एब्सेंट होता है? फ्रॉग में। फिर वहीं हम बात करें किसकी? ऑल ओवर पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का हम पूरा पार्ट देखें तो स्टमक कैन कैरी 21 to 27% पार्ट ऑफ द होल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है? होल डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 स्फिंक्टर्स आपको मैंने बताया, कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है किसमें? डियोडेनम में, ठीक है? एंड डियोडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। डियोडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्फिंक्टर है मतलब यहाँ पर मसल्स हैं, राइट? हम क्या करते हैं भाई, डोर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं ना, स्लाइडिंग डोर भी होता है, फिर आप एक होते हैं जिसमें हम डोर्स में ऊपर जो है वो लगा देते हैं, ठीक है? और उनसे वो क्या रहते हैं, बिल्कुल कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है? अपने आप ही डोर। फिर राउंडेड भी होते हैं सेम एज, ठीक है? ये भी हमारी बॉडी में डोर्स लाइक है, ठीक? जो कि सिक्रीशंस के मूवमेंट को या उनके आने और जाने को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर स्टमक में ये पार्ट जो है ये आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेटर कर्वेचर, क्योंकि ये बड़ा कर्व ले रहा है, और ये कहलाता है लेसर कर्वेचर। क्या कहलाता है? लेसर कर्वेचर, राइट? फिर आपको ये आज एक नया स्ट्रक्चर आज मैं इसमें आपको बता रही हूँ स्टमक में, ये कहलाते हैं फोल्ड्स, ठीक है? ये जो फोल्ड्स हैं दीज आर कॉल्ड द गैस्ट्रिक रुगीज, ठीक है? क्या बोलते हैं इनको हम? गैस्ट्रिक रुगीज। ये रगीज का काम होता है यहाँ पर क्या करना? एक मैंने आपको बताया था पैलाटाइन रगीज। पैलाटाइन रगीज का फंक्शन क्या था? टू होल्ड द फूड फॉर द प्रॉपर च्यूइंग। लेकिन यहाँ पर इसका काम है क्या करना? ये क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है, राइट? स्टमक की मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट जो उसके अगर एम्प्टी स्टेट में है तो उसकी कैपेसिटी 50 ml होती है। अगर ये रुगीज नहीं होंगे तो आपका स्टमक जो है वो डिस्टेंड नहीं हो पाएगा, और अगर ये डिस्टेंड नहीं होगा तो क्या होगा? आप अभी जितना खाना खाते हैं, ठीक है भाई, सपोज हम ये कहते हैं कि हम इंडियंस की डाइट वैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट से थोड़ी ज्यादा ही होती है, ठीक है? हम थोड़ा डाइट जो है वो हम ज्यादा लेते हैं। अगर आपके वर्किंग शेड्यूल पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपकी डाइट होती है। बैठे बैठे का काम है, बहुत ज्यादा आप चलते फिरते नहीं हैं, तो फिर अगर आप इतनी रिच डाइट लेते हैं या ज्यादा अमाउंट में आप फूड लेते हैं तो भी वो क्या करेगा? आपको नुकसान करेगा, ठीक है? तो इन दैट केस ये रुगीज जो है अगर ना हो तो आपका स्टमक जो है वो क्या नहीं होगा? फैलेगा नहीं, डिस्टेंड नहीं होगा। आधी चपाती मुश्किल से आप खा पाएंगे, ठीक है? और उतने में आपका जो है वो पेट पूरा फुल ऑन हो जाएगा, ठीक? जैसे कि मैं बात करूं भाई, एक सिंपल सी चीज है, ये मैंने एक कपड़ा लिया, ठीक है? अगर मैं इसको प्रॉपरली मुझे क्या करना है? इसको फोल्ड करके कपड़े थोड़े से उठा के मैंने ऐसी अलमीरा में पूरे पटक दिए तो क्या होगा? सरफेस एरिया ज्यादा गिर जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे अलमीरा पूरी भरी भरी है। लेकिन जब आप उनको प्रॉपरली क्या करते हैं? फोल्ड करके रखते हैं, ठीक है? तो ये जो है इसका सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है, राइट? जस्ट लाइक दैट रगीज भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये मस्कुलर है, ये इस तरह से क्या रहते हैं? फोल्डेड रहती हैं स्टमक में, राइट? और जब इनकी जरूरत पड़ती है तो ये धीरे 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 क्या होती जाती हैं? ओपन हो जाती हैं टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि
रगीज अभी हम एक जगह और पढ़ेंगे इंटेस्टाइन में भी, लेकिन वहां पर इंटेस्टाइन में वो विलाइज होती हैं, ये रगीज नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर रगीज का काम क्या है, रगीज का सिर्फ क्या करना, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, डिस्टेंड करना। अगर ये पूरी तरह से अगर डिस्टेंडेड हो जाए, स्टमक जब डिस्टेंडेड रहता है, आपका पेट भरा हुआ रहता है, ठीक है, तो ये सारी की सारी जो रगीज हैं ये क्या हो जाती हैं, सब गायब हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वॉल ऑफ स्टमक। स्टमक के स्ट्रक्चर ऑफ वॉल की बात करूं, ठीक है, 4 स्ट्रक्चर, 4 लेयर्स मिलती हैं। आउटर मोस्ट इज सेरोसा, सेकेंड इज मस्कुलरिस, थर्ड इज सबम्यूकोसा, and the fourth one is mucosa, right? 4 layers आपको मिल रही हैं। फर्स्ट वन इज सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर, सिरोसा इज आउटर मोस्ट लेयर। सेकेंड अगर मैं बात करूं कि इट इज मेड अप ऑफ, किससे बनती है सिरोसा, तो इट इज फॉर्म्ड बाय द पेरिटोनियम। अब फिर एक आपके लिए नया वर्ड आया, व्हाट इज पेरिटोनियम, ये हम एनिमल टिश्यू के चैप्टर में पढ़ेंगे। पेरिटोनियम इज, ठीक है, पेरिटोनियम क्या है, पेरिटोनियम इज द ब्लूइश डेंस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या है पेरिटोनियम, इट इज मेड अप ऑफ, पेरिटोनियम एक तरह की लाइनिंग है, ठीक है। मैं कह सकती हूं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल से समझाती हूँ, सुनिएगा। हम ये कहते हैं हमारी पूरी बॉडी में, मैंने आपको कल 9 रीजन्स बना के बताए थे और मैंने पूरे एब्डोमेन को डिवाइड किया था, ठीक है। डायफ्राम जो है वो थोरेक्स और एब्डोमेन, फिर अम्बलाइकस से ऊपर अपर एब्डोमेन, अम्बलाइकस से नीचे लोअर एब्डोमेन, राइट। इसके अंदर एक और बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक लाइनिंग होती है जो कि किसकी बनी होती है, ब्लूइश डेंस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर, ये क्वेश्चन आता है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसकी टेंशन बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं, दैट इज टेंशन बेयरिंग कैपेसिटी, वो बहुत ज्यादा होती है, एनॉर्मस होती है, जिसकी वजह से मैंने कहा कि एक हमारा, ये हमारा एब्डोमेन, ठीक है, इसके अंदर भी एक ब्लूइश कलर की एक लाइनिंग होती है, एक थैले के अंदर थैला, बैग के अंदर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें सारे ऑर्गन्स जो है वो भरे पड़े हैं, राइट। अब आप खुद सोचो भाई, अगर हम देखें क्या सारे ह्यूमंस, हम जितने भी हैं, आप अपनी सराउंडिंग्स में भी देखो, ठीक है, क्या सब बिल्कुल एक जैसे हैं, नहीं। किसी की बॉडी में फैट जो है वो जरूरत से ज्यादा कम है, किसी की बॉडी में बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में है, मॉडरेट है, बिल्कुल हेल्दी है, किसी के अमाउंट, किसी की बॉडी में थोड़ा ज्यादा है, किसी की बॉडी में बहुत ज्यादा, किसी की बॉडी में जरूरत से ही ज्यादा है, मॉर्बिड ओबेसिटी हम जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं होता कि इतना ज्यादा फैट बढ़ने के बाद भी हमारी जो है वॉल वो रप्चर नहीं होती, सब फट के बाहर नहीं आ जाता, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये है, ये क्या करता है, इसकी टेंशन बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ये ऑर्गन्स के टेंशन को भी, ये फैट की टेंशन को भी क्या कर लेता है, रेजिस्ट कर जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इट इज मेड अप ऑफ कौन, सिरोसा इज मेड अप ऑफ द व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फिर लेकिन एक चीज, सिरोसा जो है ये ग्रेटर कर्वेचर और ये लेसर कर्वेचर आपको दिख रहा है ना, सिरोसा इज एब्सेंट इन बोथ दीज पार्ट्स। तो यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर आपको सिरोसा की बजाय ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर में सिरोसा की जगह पर मिलता है ओमेंटा, या जिसे हम कहते हैं ओमेंटम। क्या बोलते हैं, ओमेंटा या ओमेंटम। ये क्या है, व्हाट इज ओमेंटा एंड ओमेंटम,
ये क्या करता है, ये स्टमक को बॉडी वॉल से, इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू विच कनेक्ट्स द स्टमक टू द बॉडी वॉल। हमारी बॉडी वॉल से स्टमक को क्या करता है, यहाँ दोनों साइड्स पे, ठीक है, यहाँ से लेसर कर्वेचर से और इधर ग्रेटर कर्वेचर, दोनों साइड से क्या करता है, ये इसको अटैच करता है, राइट। नाउ कम टू दी मस्क्यूलरिस, ठीक है। मस्क्यूलरिस में हम आए, मस्क्यूलरिस कहता है क्या, 3 टाइप की मसल्स हैं, आउटर, लॉन्गिट्यूडनल, मिडिल, सर्कुलर। ये मैं आपको बता रही हूं किसके केस में, ये स्टमक के केस में बता रही हूं। बाकी सारे ऑर्गन्स में क्योंकि तीसरी लेयर नहीं मिलती है, दैट इज इनर, जो है इनर मोस्ट, जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक मसल्स, ठीक है। ये तीसरी लेयर बाकी ऑर्गन्स में नहीं मिलती, तो वहां पे आउटर जो है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल हो जाती है और इनर जो है वो सर्कुलर आ जाती है, ठीक है। ये एंड आफ्टर दैट, तो ये तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और इन तीनों के मूवमेंट से ही हमारे स्टमक में क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट होता है। जो हम कहते हैं ना कि भाई स्टमक जो है वो, फूड जो है वो स्टमक में भी क्या होता है, क्रश होता है, ठीक है, मसल्स के मूवमेंट्स होते हैं। क्यों यूजुअली आप कुछ भी खाते हैं पीते हैं, मसल्स पे प्रेशर पड़ता है, यही वजह है कि हमें मना किया जाता है कि कभी भी खड़े खड़े खाना नहीं खाना चाहिए, पानी खड़े खड़े पीना नहीं चाहिए, आराम से नीचे बैठ के पीना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पेट की, जो हमारे स्टमक की वॉल से मसल्स हैं, उन पे प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से कई बार पेट दर्द भी होता है और कई बार जो है वो एक्सटेंड करने लगता है आपका स्टमक, राइट। तो पुरानी ये जो बातें हैं ना, ये बहुत काम की चीजें रही हैं अगर हम इनका साइंटिफिक व्यू देखें, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, राइट। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, अब इसमें एक मैं आपको बता रही हूं, एक आता है नेटवर्क लाइक एरिया, जिसको हम कहते हैं ऑर्बेक्स प्लेक्सस। क्या बोला है, ऑर्बेक्स प्लेक्सस, राइट। प्लेक्सस वर्ड आ जाए, प्लेक्सस वर्ड कहीं पर भी आ जाए, दैट मीन्स कि इट्स अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। प्लेक्सस मीन्स दी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो आपको ये ध्यान रखना है। सो ऑर्बेक्स प्लेक्सस है क्या, ये इट्स अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन दी लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल फाइबर, ठीक है। ये कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बिटवीन दी longitudinal and circular muscle fibers, right? तो ये आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी वर्ड आ जाए प्लेक्सस, दैट मीन्स दी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हम आते हैं सब म्यूकोजा में। सब म्यूकोजा में आपको सारी ब्लड वेसल्स भी मिल रही हैं, नर्व वेसल्स मिल रही हैं, ठीक है, एपिथेलिया की लाइनिंग मिल रही है, साथ ही साथ में इसमें एक फिर से एक नया प्लेक्सस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मिलता है मीजनर्स नर्व प्लेक्सस, मीजनर्स नर्व प्लेक्सस, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन the circular and submucosa, ठीक है। सबम्यूकोजा और सर्कुलर के बीच में प्रेजेंट होता है कौन सा, मीजनर्स नर्व प्लेक्सस। प्रोनाउंसिएशन इज मीजनर्स नर्व प्लेक्सस, राइट। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। नाउ कम टू द फोर्थ लेयर, दैट इज म्यूकोजा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा जरा मेरी बात। म्यूकोजा का फंक्शन होता है म्यूकस का सेक्रीशन, साथ ही साथ इसकी इनर लाइनिंग्स में आपको मिलती हैं कौन, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या मिलती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जाएं तो ये कहते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, राइट।
लेकिन अगर हम मेडिकल के अकॉर्डिंगली जाते हैं, मेडिको पूरा देखते हैं, क्वेश्चन आपको इसके हिसाब से भी पूछा जाता है, लेकिन उन्होंने डिफाइन एनसीईआरटी में सिर्फ 3 किए हैं। हम ये कहते हैं कि 5 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर देयर, बट एनसीईआरटी में सिर्फ आपको 3 मेंशन किए और क्वेश्चन 5 पे आते हैं, राइट। तो ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी में आपको दिया गया है फर्स्ट चीफ सेल्स, जिसको अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। सेकेंड इज ऑक्जेंटिक सेल्स एंड द थर्ड वन इज म्यूकस नेक सेल, राइट। स्पेशलिटी क्या है, क्यों इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों म्यूकोजा जरूरी है। आप जानते हैं कि स्टमक के गैस्ट्रिक पिट्स में जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं ये क्या सिक्रीट करती हैं, ये HCl का सिक्रीशन करती हैं। HCl दैट इज एसिडिक मीडियम, और एसिडिक होता है ये अगर म्यूकस की लाइनिंग स्टमक में जब हम क्या बोलते हैं स्टिमुलेशन होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ये भी मैं आपको बताऊंगी क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब क्या करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को क्या कर देगा, स्टिमुलेट, ठीक है। और जैसे स्टिमुलेट करेगा तो ऑक्जेंटिक सेल से HCl निकलेगा, और अगर HCl के निकलने से पहले स्टमक की इनर वॉल पे पूरी म्यूकस की कोटिंग नहीं हुई तो ये सीधे स्टमक की वॉल को क्या करेगा, रप्चर करेगा, जिसकी वजह से अल्सर्स कॉज हो सकते हैं, राइट। स्टमक की वॉल धीरे धीरे जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस आगे करना पड़ सकता है। तो यही वजह है कि HCl के हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए ये म्यूकस नेक सेल जो है वो क्या करती है, सिक्रीट करती है म्यूकस को, और HCl के हार्मफुल इफेक्ट्स को हम उसकी वजह से क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, राइट। तो देखिए नाउ हम आते हैं अब म्यूकोजा पे। स्टमक की म्यूकोजा में जैसे मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। म्यूकोजा में म्यूकोजा हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फिर आपको एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इट इज लाइन्ड विद, म्यूकोजा इज लाइन्ड विद द सिक्रीटरी columnar epithelial cells, right? Secretory columnar epithelial cells. अब हम बात करें अगर बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाए तो वो 3 टाइप की ग्लैंड्स लेती हैं, ठीक है, और वैसे होती हैं हम 5 टाइप्स की पढ़ते हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज दी chief cells. First one is chief cells, which is also known as the peptic cells, also known as the zymogen cells, right? Second is ऑक्जेंटिक cells, which is also known as the parietal cells, or also known as the Kulczycki cells, right? Third is mucus neck cells, right? या इसको हम म्यूकस ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये 3 आपको एनसीईआरटी में दी हैं। फोर्थ वन इज
argentafin cells, and the fifth is G cells, right? ये हो गई आपकी 5 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इनका बहुत सिग्निफिकेंस, बहुत ज़्यादा इनका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए क्यों ये ज़रूरी है। अब मैं आपको बता रही हूँ इनके सिक्रीशंस, इनके फंक्शंस, राइट? तो चीफ सेल, पैप्टिक सेल और जाइमोजन सेल्स जो हैं ये सिक्रीट करती हैं। क्यों इनको ये 3 नाम दिए गए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। दे सिक्रीट्स pepsinogen and prorenin, right? Pepsinogen and prorenin। चीफ सेल क्यों बोला है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्टमक जो है, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम दी स्टमक, ओके? प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टमक, ठीक है? तो स्टमक में जब ये प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होता है, चीफ सेल का मतलब है मेन सेल। पैप्टिक सेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा कि प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है? तो ये इसलिए इसको नाम दिया गया पैप्टिक सेल्स। और जाइमोजन सेल क्यों बोला? इधर ध्यान दीजिए, पेप्सिनोजन, ओ जन लगा है, इधर प्रो लगा है, ये इसका मतलब होता है क्या? ये प्रीफिक्स और सफिक्स यूज किए जाते हैं जो कि इनएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, इनएक्टिव स्टेट में हैं, प्रिकर्सर्स हैं, ठीक है? उनके लिए हम क्या करते हैं? ये वर्ड यूज करते हैं, ओजन, दैट मीन्स इनएक्टिव स्टेट। पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, ये दोनों ही इनएक्टिव स्टेट में। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने रेनिन की स्पेलिंग लिखी है RENNIN। एक रेनिन और होता है जिसकी स्पेलिंग होती है RENIN, दैट इज हार्मोन। ये हार्मोन है, ठीक है, जो कि किडनी से निकलता है, which is secreted by the kidney, and that is the enzyme। तो क्वेश्चन में जब भी आए आपको ध्यान देना है कि आपसे हार्मोन पूछा गया है, एंजाइम पूछा गया है, क्या पूछा गया है एक्चुअली में, ठीक है? तो आपको ये ध्यान देना है एग्जैक्टली। नेक्स्ट हम आते हैं, अब ये क्या करते हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टी अगर मैं बोलूं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये दोनों ही क्या हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, right? What is the meaning of proteolytic? That is the lysis of the protein. प्रोटीन का ब्रेकडाउन करने वाले हैं दोनों ही, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। That's why they are called the proteolytic enzyme, right? Next one is the oxantic cells, parietal cells और the Kulczycki cells, right? ये क्या सिक्रीट करते हैं? HCl and intrinsic factor of Kessel, right? क्या सिक्रीट करते हैं? HCl and intrinsic factor of Kessel। HCl का फंक्शन क्या है? HCl जो है ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को क्या करता है? एक्टिव स्टेट में लाके कन्वर्ट कर देता है, किसमें? पेप्सिन और रेनिन में, राइट? जब तक HCl नहीं होगा ये एक्टिव स्टेट में नहीं आएंगे। आफ्टर दैट HCl इसके साथ साथ में अगर फूड के साथ में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है तो उसको भी क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। फिर तीसरी बात हम कह रहे हैं, ये आपका इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ केसल, जिसको आप CIF के नाम से भी जानते हैं, केसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, इसका फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन दी absorption of vitamin B12, right? It helps in the absorption of vitamin B12। विटामिन B12 नहीं होगा तो हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है? क्यों इसका एब्जॉर्प्शन जरूरी है? विटामिन B12 जो है ये हेल्प करता है किसमें? इट हेल्प्स इन दी विटामिन B12, सॉरी, helps in
maturation of RBCs, right? It helps in the maturation of RBCs. और अगर विटामिन B12 अब्सॉर्ब नहीं हो तो मैचुरेशन जो है RBCs का वो नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, डेफिशिएंसी डिसीज जो है इसके विटामिन B12 की, ठीक है, क्या है, डेफिशिएंसी डिसीज। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, इट कॉजेज द पर्नीशियस एनीमिया, राइट? इट कॉजेज द पर्नीशियस एनीमिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, पर्नीशियस एनीमिया दैट इज द इमैचुरेशन ऑफ द आरबीसीज। आरबीसीज अगर मैच्योर नहीं होंगी तो हमारे किसी काम के नहीं, ऑक्सीजन की लोडिंग नहीं होगी, कुछ नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत तकलीफ में आने लगता है, राइट? तो इसीलिए इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ केसल जो है वो कहाँ से, ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल और पुलचिटकी सेल से निकलते हैं। ये दोनों के मैंने आपको फंक्शन बताया, राइट? अच्छा, एक चीज और, चीफ सेल में 2 एंजाइम्स ये निकलते हैं और इनके अलावा 2 एंजाइम्स और हैं। कौन कौन से? लिमिटेड अमाउंट में ये गैस्ट्रिक लाइपेज एंड गैस्ट्रिक अमाइलेज का भी सिक्रीशन करते हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक अमाइलेज का भी सिक्रीशन करते हैं, लेकिन बहुत लिटिल क्वांटिटी में। और उसकी वजह यह है कि इन दोनों के फंक्शन के लिए हमको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, राइट? बहुत कम एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। ये 5 to 6 pH पे वर्क करते हैं, लेकिन HCl की प्रेजेंस की वजह से pH जो है स्टमक का वो अप्रोक्सीमेटली 1.8, अगर मैं NCERT का डाटा लूं तो ये होता है, और अगर हम रेंज लेते हैं तो 1 से 3 pH के बीच में हम लेते हैं। लेकिन हमको ये डाटा भी ध्यान रखना है, राइट? तो इतने pH पे ये दोनों वर्क नहीं कर पाते, इनके लिए स्लाइटली एसिडिक चाहिए होता है, मतलब 5 to 6 के आसपास, ठीक है? तो ये उतना ज्यादा वर्किंग उसमें नहीं आ पाता है। फिर हम आते हैं म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल जो है ये क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस। क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस। जैसे मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर म्यूकस ना सिक्रीट हो तो हमारे गैस्ट्रिक जूस के HCl के सिक्रीशन से ठीक पहले हमारे पूरे स्टमक की इनर लाइनिंग में म्यूकस की एक कोटिंग बन जाती है, जो कि हमारे स्टमक की वॉल को, इनर वॉल को एसिडिक मीडियम से, एसिडिक एसिड के हार्मफुल इफेक्ट से क्या करती है? प्रिवेंट करती है, राइट? ठीक, तो ये म्यूकस नेक सेल का काम हुआ। अब हम आते हैं अर्जेंट एफिन सेल्स। अर्जेंट एफिन सेल्स सिक्रीट्स द histamine and serotonin, right? histamine and serotonin। histamine जो है ये क्या है? ये इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है, मास्ट सेल्स जो हैं वो इसका सिक्रीशन करती हैं। सेरोटोनिन जो है दैट इज द हार्मोन, राइट? तो ये दोनों ही, ये जो है ये वासोडायलेटर होता है, तो ये कैसा होता है? वासोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है? इन दोनों को कंबाइनली हम कहते हैं सोमैटोस्टैटिन। इन दोनों को हम कंबाइनली कहते हैं सोमैटोस्टैटिन, राइट? ठीक है, तो इसका फंक्शन जो है, ये खाने के साथ में भी ये क्या करता है, ये किसी भी तरह का माइक्रोब है तो HCl से बच भी अगर कुछ गया तो फिर बाकी जो है काम ये कंप्लीट करता है, राइट? दूसरा, गैस्ट्रिक जूस के एक्सेसिव सिक्रीशन को, मतलब HCl के, जब आपका डाइजेशन वहां पर स्टमक में जितना होना चाहिए, कायम बनना चाहिए, वो सब बन चुका है, ठीक है? अब और ज्यादा गैस्ट्रिक जूस की जरूरत नहीं है, HCl की जरूरत नहीं है। HCl अगर जरूरत से ज्यादा सिक्रीट होगा तो वो स्टमक की वॉल को इरोड करेगा, वो भी हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक, राइट? तो इस वजह से ये क्या करता है, ये बाकी फैक्टर्स के साथ में मिलकर गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को क्या करता है? इनहिबिट करता है, राइट? नेक्स्ट और लास्ट हम आते हैं, दैट इज जी सेल्स। इट सिक्रीट्स गैस्ट्रिन हार्मोन। इट सिक्रीट्स गैस्ट्रिन हार्मोन, राइट? ये क्या करता है? गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। गैस्ट्रिन हार्मोन जो है जाके ये सारी जो ग्लैंड्स है ना, ये दिख रही हैं, ठीक है, चारों को क्या करता है? स्टिमुलेट करता जाएगा।
तो किसको स्टिमुलेट करेगा? म्यूकस नेक्स्ट सेल को। म्यूकस नेक्स्ट सेल जब पूरी कोटिंग बना देगी म्यूकस की, आफ्टर दैट जो है वो चीज सेल, पैक्टिक सेल, फिर ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल को, देन अर्जेंटेफिन सेल को सबसे लास्ट में ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, राइट? तो ये हमको ध्यान रखना है। ये है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और उनके सिक्रीशंस, ठीक है। अब आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे इसी तरीके के पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें मिनिमम क्वांटिटी में चीज सेल से गैस्ट्रिक लाइपोस और गैस्ट्रिक अमाइलेज निकलते हैं, ठीक। लेकिन क्या है कि ये क्या करता है, ये 5 to 6 pH पे काम करते हैं, ठीक है, इसलिए ये 1.8 pH पे फंक्शन नहीं कर पाते, राइट। तो गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रीट करता है और गैस्ट्रिन हार्मोन जाके इधर जी सेल्स में ये किसको स्टिमुलेट करता है? इट स्टिमुलेट्स द secretion of gastric juice, right? देखिए